प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ व्याकरण का एक टॉपिक लेकर, जिसका नाम है भाषा विचार। हिंदी भाषा और व्याकरण के विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें पता चलेगा कि भाषा किसे कहते हैं। तो देखो, संसार का प्रत्येक प्राणी किसी न किसी प्रकार से अपने भावों को प्रकट करता है। जैसे पक्षी चहचहाते हैं तथा विभिन्न जानवर अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, परंतु मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। अपने भावों को प्रकट करने के लिए उसके पास दो साधन होते हैं। कौन कौन से हैं बेटा वो दो साधन? वह अपने विचार को अन्य लोगों के समक्ष मौखिक रूप से व्यक्त करे, वह अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करे। ये जो दोनों विधियां हैं, इनको व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है ना बच्चों, उसे हम भाषा कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन की ओर चलते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों एवं विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझता है। तो ये तो होगी डेफिनेशन बच्चों। अब आपको पता चल गया भाषा क्या क्या है। भाषा, अब ये भाषा जो शब्द है ये किससे मिलकर बना है, ये और देखो। भाषा शब्द है वह भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है बोलना। अगर आप इसको प्रश्न में बनाओगे तो प्रश्न में क्या करना है, सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं तो शुरू में ये लिख दो, भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। फिर उत्तर लिख दो, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों एवं विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझता है। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि मैंने कैसे समझा है। आपको पता चल गया भाषा किसे कहते हैं। अब हम इसके प्रकार देखेंगे। बच्चों, इनके प्रकार आपको पता ही है, दो प्रकार, मौखिक अर्थात बोलकर और लिखित अर्थात लिखकर। तो अब मौखिक कौन से होता है? मौखिक की अगर हम परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे? मौखिक भाषा का वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है। तो वो कौन सा रूप कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाती है। उदाहरण उसके क्या है? मौखिक भाषा के उदाहरण बड़े आसान हैं। मतलब जैसे कि इसकी परिभाषा से पता चलता है कि बोलकर, तो बोलेंगे कहाँ कर? अपन टेलीफोन पे बात करके, भाषण से, वार्तालाप से, नाटक से, रेडियो के कार्यक्रम आदि जो भी है ना, ये मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। तो पहला बच्चों आपको समझ में आ ही गया, मौखिक बोलकर। अब दूसरा आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उस बात को समझता है। वह क्या होती है? वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। इसके उदाहरण अगर अपन बच्चों देखेंगे तो इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे? जैसे पत्र हुआ, लेख हुआ, पत्रिका हुई, समाचार पत्र हुआ, कहानी हुआ, जीवनी हुई, संस्तरण हुए आदि भाषा के लिखित रूप के उदाहरण हैं। क्योंकि बच्चों आपको पता है पत्र भी लिखित होता है, लेख भी, अपना समाचार पत्र भी लिखा हुआ आता है। तो ये जो अपन लिखित रूप का ज्ञान होता है ना, यही लिखित भाषा कहलाती है। भाषा के लिखित रूप भाषा को सुरक्षित रखता है। यह भाषा को मानकता भी प्रदान करता है बच्चों। भाषा का एक अन्य रूप भी है जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब सांकेतिक भाषा आपको कैसे पता चलेगी? जो संकेतों के द्वारा समझी जाती है वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे कि चौराहे पे खड़े यातायात नियंत्रित करते सिपाही के संकेत, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप। मूक बधिर कौन से होते हैं? जो मुंह से बोल नहीं सकते और कान से सुन नहीं सकते। तो ये आपने अब तक जो अध्ययन किया वह था भाषा का मौखिक तथा लिखित रूप। अब अपन अगले टॉपिक पे आते हैं कि मातृभाषा कौन सी होती है। बच्चों, मातृभाषा कौन सी होती है? बालक जिस परिवार में जन्म लेता है, देखो जैसे कि मातृ, इसके शब्द से ही पता चलता है मातृ भाषा, मतलब आरंभिक भाषा भी कह सकते हैं इसको। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी? परिभाषित कैसे करेंगे? परिभाषा में ये लिखेंगे,
बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा वह सबसे पहले सीखता है, यही भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा मातृभाषा किसे कहते हैं। जो आरंभिक अवस्था में बच्चा सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है। अब अपना अगला जो टॉपिक है अपना वो है राष्ट्रभाषा। तो अब राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा, मतलब जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ पहले कि राष्ट्रभाषा किसे है, जो राष्ट्र के अंदर बोली जाती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है बच्चों, जैसे अमेरिका की अंग्रेजी, चीन की चीनी। इसी प्रकार हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है वह हिंदी है, क्योंकि वह लगभग 70-75% लोगों द्वारा बोली जाती है। तो बच्चों आपने राष्ट्रभाषा के बारे में जान लिया। अब अपन आते हैं राजभाषा। अब राजभाषा जो राज्य की भाषा होती है वो राजभाषा कहलाती है वैसे तो, लेकिन परिभाषित कैसे होंगे ये थोड़ा अलग है। देखो जरा, वह भाषा जो देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज में प्रयोग की जाती है वह राजभाषा कहलाती है। तो यह कैसे गठन हुआ था वो और सुनो। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई और केंद्रीय सरकार के कामकाज के लिए अनिवार्य कर दी गई। इसी कारण प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो बच्चों आपको पता चल गया राजभाषा के बारे में भी। इनको भूलना नहीं है। आप ये एकमात्र लिखने का साधन नहीं है, इनको अपने अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि ये परिभाषा इतनी सरल है जो आपको दैनिक जीवन में वैसे ही पता चले, सिर्फ आपको समझना है। अब देख, तो अब अपना अपना जो अगला टॉपिक है वो जो विषय है अपना अगला वह है मानक भाषा। तो मानक भाषा क्या है? विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा होती है। अब जैसे इसके नाम से पता चल गया मानक भाषा, और ये परिभाषित होगी। तो अब आगे देखो, भाषा में एक वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है, वह मानक रूप होता है। जैसे कि अपना पुराना शब्द था गई, लेकिन आजकल उसको लिखते हैं गई, तो ये इसका मानक रूप हो गया। पहले अंत को ए, आधा न और तय होता था, लेकिन अब आधे न को ऊपर बिंदी के रूप में प्रयुक्त कर दिया गया है। अब पहले जैसे शुद्ध लिखा था, द के नीचे ध आता था, अब शुद्ध में आधा द और पूरा ध आ जाता है। तो बच्चों आपको मानक भाषा के रूप में पता चल गया क्या है। अब अपन आते हैं बोली तथा भाषा पे। देखो, बोली और भाषा दोनों अलग अलग है। भाषा तो जो शुद्ध रूप से, और बोली जो बोली जाने वाली। तो इसको अपन कैसे समझेंगे वो देखो। भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। अल्प विकसित मतलब जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ। जैसे कि हम किसी शुद्ध शब्द को बोलते हैं हम जाते हैं, तो वो अल्प विकसित क्या होगा? हम वो गए हो, या जहाँ जिस क्षेत्र की जो बोली होगी ना उस हिसाब से हो जाएगा। तो समझ में आ गया बच्चों? तो इसकी परिभाषा देखेंगे। भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। इसे लोकगीत और लोक कथाओं की रचना होती है। यह केवल मौखिक रूप से ही होता है। हिंदी में 18 बोलियां प्रचलित हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा होती है बच्चों, जैसे कि पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती, हरियाणा की हरियाणवी, असम की असमी, और भी कई भाषाएं आदि हैं। तो अब आगे चलेंगे। अपना अगला प्रश्न क्या बनेगा? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता है और वे कौन कौन सी हैं? अपनी भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें हिंदी, असमिया, बंगला, डोंगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया,
पंजाबी, संस्कृत, स्थाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु आदि शामिल हैं। तो बच्चों आपको पता चल गया बोली और भाषा में क्या अंतर है। बोली तो एक क्षेत्र की होती है और भाषा अपनी पूरी है ही जो। अब तो बच्चों अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक अपन आता है लिपि। तो विश्व के में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में भी विभिन्न प्रांतों में अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। ये भाषाएं भिन्न भिन्न प्रकार से लिखी जाती हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार से लिखी जाती हैं तो लिपि की जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी? मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी ही लिपि होती है। तो अक्षरों व लिपि की खोज होने के कारण मनुष्य अपने विचारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है और जो एक से अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। तो वो एक से अधिक भाषाओं की जो लिपि हो सकती है वो क्या क्या है वो और जान लो बच्चों, ये जरूरी है आपके लिए। जैसे संस्कृत है जो हमारी भाषा, उसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। हिंदी है, उसकी जो लिपि है वह भी देवनागरी है। गुजराती है, उसकी भी लिपि देवनागरी है। मराठी की भी देवनागरी है। उर्दू की फारसी है। पंजाबी की गुरुमुखी है। अंग्रेजी की रोमन है। जर्मन की रोमन है। फ्रांसीसी की रोमन है। अरबी की फारसी है। तो ये बच्चों आपकी लिपि हो गई। अब लिपि से जो अगला अपना टॉपिक बनता है, अपना विषय बनता है, वो होता है साहित्य। अब साहित्य किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के हैं? तो अब आपको पहले साहित्य के रूप में पता होना चाहिए कि साहित्य दो प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। अब क्या करेंगे, गद्य साहित्य किसे कहते हैं इसकी पहचान देखो बच्चों, क्योंकि आपकी जो पुस्तक है उसके अंदर गद्य और पद्य दोनों रूपों के अंदर लेख आते हैं। तो आपको पहचान होनी चाहिए गद्य साहित्य किसे कहते हैं। तो गद्य साहित्य किसे कहते हैं सुनो। गद्य साहित्य जब विचार साधारण बोलचाल की भाषा में लिखे जाते हैं तब वे गद्य साहित्य कहलाता है। जैसे इसे गद्यांश भी कहते हैं। जैसे किस किस रूप में लिखे जाते हैं बच्चों? जैसे जो कहानी होती है वह गद्यांश के रूप में लिखी जाती है या गद्य साहित्य में लिखी जाती है। कोई लेख हुआ, निबंध हुआ, जीवनी हुई, पत्र हुआ, उपन्यास हुआ, एकांकी हुआ, नाटक हुआ, ये जो जो विषय मैंने आपको बताए हैं ये सभी गद्य साहित्य के भाग हैं, इसी के अंदर लिखा जाता है। अब अगला जो टॉपिक है अपना था पद्य साहित्य। अब जो पद्य साहित्य है उसके बारे, जैसे इसके नाम से पता चलता है पद जो पद के रूप में होता है, तो जिसे पद्यांश भी कहते हैं। तो अपन इसको परिभाषित कैसे करेंगे? जब विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है। काव्य शैली कौन सी? काव्य लय के अंदर, पंक्तियों के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, तब वह पद्य साहित्य कहलाता है। इसे पद्यांश भी कहते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से विषय आते हैं? जैसे कोई गीत होता है पद्य साहित्य में बोला जाता है, कोई कविता हुई वो पद्य साहित्य में, कोई गज़ल हुई, कोई पद हुआ, कोई दोहा हुआ, कोई छंद हुई, कोई चौपाई हुई। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सभी, ये जो विषय हैं, ये सभी विषय आपके पद्य साहित्य में आते हैं बच्चों। तो आशा करता हूँ आपको गद्यांश और पद्यांश के दोनों की परिभाषा का ज्ञान भी हो गया होगा और आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा कि गद्य साहित्य में कौन कौन से विषय आते हैं और पद्य साहित्य में कौन कौन से विषय आते हैं। अब हम अपने अगले विषय की तरफ चलते हैं जिसका नाम है व्याकरण। तो बच्चों अब अपना जो टॉपिक है व्याकरण, तो उसके बारे में ज़रा जान लो। देखो, किसी भी शब्द का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान किससे होता है बच्चों? व्याकरण कराता है इसका ज्ञान। प्रत्येक भाषा में कुछ नियम होते हैं जो उस भाषा पर नियंत्रण रखते हैं। ये नियम भाषा की शुद्धता बनाए रखते हैं। इन्हीं नियमों की जानकारी व्याकरण से मिलती है। और फिर अपन व्याकरण को परिभाषित करेंगे बच्चों। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। तो आपको समझ में आ गया कि किस किस चीज़ को है, तो भाषा का ही पाठ, लेकिन शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना कि कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। समझ में आ गया बच्चों? अब इसके तीन भाग हैं। पहला भाग है वर्ण विचार,
दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार पर प्रकाश डालते हुए मैं आपको बताता हूँ कि वर्ण विचार क्या है। इसमें वर्णों के रूप का ज्ञान प्राप्त करके उसके उच्चारण और लिखने की विधि के विषय में विचार किया जाता है। तो यह आपका आता है वर्ण विचार। जैसे भी आपको पता चली गया, इसमें वर्णों के रूपों का ज्ञान, भाई कितने वर्ण हैं और उसका किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है और किस प्रकार से उसको लिखा जाता है, इसका जो ज्ञान होता है ना, वो वर्ण विचार से आता है बच्चों। दूसरा है अपना शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति, बनावट और परिवर्तन आदि के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद का रूप ले लेता है। तो इसको कैसे समझेंगे बच्चों, जो शब्दों के अंदर क्या क्या भेद हैं और शब्द कहाँ से पैदा हुआ या उत्पत्ति हुई और वह कैसे बनावट में कैसा लिखा जाता है और उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो इन सब का ज्ञान शब्द विचार से होता है। अब तीसरा टॉपिक आता है अपना, तीसरा विषय वाक्य विचार। इसमें क्या है, इसमें वाक्यों की रचना, वाक्यों के भेद, वाक्यों का विग्रह और विराम चिन्ह के प्रयोग पर विचार किया जाता है। जैसे कि आपको पता चली गया कि वाक्यों की कैसे रचना की जाती है, उनके कितने भेद होते हैं, किस प्रकार से उनके टुकड़े होते हैं और किस प्रकार उससे उसमें चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इस विषय में बताया जाता है, वो वाक्य विचार कहलाता है। ये आपका भाषा और व्याकरण का टॉपिक पूरा हो गया। यह विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।